एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ठीक है। ये बोल रहे हैं द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड में साफ दिखाई देता है कि ये वाली साइड लंबी वाली साइड है और ये वाली साइड छोटी वाली साइड। तो आप क्या करिए, क्या बोल रहे हैं ये, लॉन्गर साइड 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अच्छा, थोड़ा ऐसा बनाते हैं जो देखने में लगे कि हाँ सही बनाया डायग्राम। अब साफ दिखाई दे रहा है कि ये छोटी साइड है और ये वाली साइड लंबी वाली साइड है। तो मैंने क्या करा, मैंने छोटी वाली साइड को x मान लिया। तो जो ये लंबी वाली साइड है ये हो गई x+30। x और x+30 क्यों? क्योंकि इन्होंने दे रखा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द if the longer side is 30 meters more than the shorter side। तो मैंने छोटी वाली साइड को x मीटर्स मान लिया, तो जो लंबी वाली साइड है वो उससे 30 मीटर ज्यादा है, तो वो x+30 हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर नोट करिएगा, लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर एंड द लॉन्गर साइड बी x+30 मीटर। तो देखिए शॉर्टर साइड जो है, छोटी वाली साइड जो है, उसको x मीटर मान लिया, तो जो लंबी वाली साइड है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि वो उससे 30 मीटर लंबी है, तो x+30 हो गई लंबी वाली साइड। ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया डायगोनल। तो जो डायगोनल है इसका, ये बोल रहे हैं डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। खुश है। और जो डायगोनल है, जब ये x है तो ये भी x है, डायगोनल को आप d मान लीजिए। d ये वाली लेंथ जो है, तो इन्होंने बोला गिवन, क्या दे रखा है कि डायगोनल d इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो डायगोनल जो है वो x से 60 मीटर ज्यादा है। ठीक है। तो यानी कि x में 60 ऐड कर दो तो डायगोनल के इक्वल हो जाएगा। समझ गए? डायगोनल जो है वो x से 60 मीटर से ज्यादा है, तो उसमें 60 मीटर ऐड कर दिया तो डायगोनल के इक्वल हो गया शॉर्टर साइड से। ठीक। अब डायगोनल कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सीधा सीधा इसी में कर दो। डायगोनल क्या है? हाइपोटेन्यूस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या है? x+30 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये क्या हो गया? d डायगोनल इज इक्वल टू x+60। यहां तक बताइए समझ गए कि नहीं? बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। बाकी बच्चे बताइए, मोदित, इशिता, विदिशा, यस सर। बताओ समझ गए? यस सर। चलिए जी, ठीक है। इसके बाद इसके बाद देखिएगा, जब इतना हो गया तो अब मैं स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट है x का स्क्वायर, x+30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+60। अच्छा, ये है। और फिर इस अंडर रूट का पूरे का स्क्वायर कर दिया
और इधर x प्लस 60 था, इधर x प्लस 60 का स्क्वायर कर दिया। जो जब अंडर रूट है, अंडर रूट का जब स्क्वायर कर देते हैं तो अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। देखिएगा, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ये बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30, 2 इंटू एक्स इंटू 30 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी लगा दी, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या हो गया 90, सॉरी 900, 2 इंटू एक्स इंटू 30 कितना हो जाएगा 60x इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600 और ये हो गया 120x। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया केवल एक्स स्क्वायर, और 60x माइनस 120x करेंगे तो माइनस 60x, 900 माइनस 3600 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2700। बताइए जी, समझ गए कि नहीं? ठीक है, ये हो गया। तो कुल मिलाकर अब मेरे पास ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब जो 2700 है इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो आप ऐसे ही बता दो, अगर 90 और 30 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2700 आ जाएगा, और 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग तो इसकी हुई हुआ ही है, ये तो हो जाएगी। कैसे करेंगे, माइनस 60 चाहिए तो माइनस 60, 90 माइनस 30 नहीं करेंगे, माइनस 90 प्लस 30 करेंगे। माइनस 90 प्लस 30 करेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब समझ में आ गया होगा, माइनस 90 प्लस 30 करेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा, और माइनस 90 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 30 माइनस का 2700, इनमें से x कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा x माइनस 90 प्लस इधर 30 ले लो कॉमन, तो इधर भी ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इधर x माइनस 90 इधर भी है, इधर भी है, कॉमन ले लो, x माइनस 90 कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और इधर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो जब माइनस 90 को उधर लेकर चले जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई 90 और ये आ जाएगी x की वैल्यू माइनस 30 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि x क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x क्या हो गया, माइनस 30 को छोड़ देंगे, कैंसिल कर देंगे उसको। अब क्या बचा, x इज इक्वल टू 90, देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90 मीटर। ये 90 मीटर हो गया। उसके बाद इन्होंने पूछा क्या था इस क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा था फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो एक तो 90 हो गया एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड इससे 30 मीटर ही तो ज्यादा है,
x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 मीटर। बताइए बेटा, क्लियर? यस सर। सर ठीक है, चलिए जी। अब इसमें एक क्वेश्चन और है जो मैं करवाऊंगा आपको। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 10 में भी डाउट था। हाँ 10 ही तो करवा रहा हूँ मैं। ओके सर। हाँ 10 ही करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। मतलब जो बीच में जो अलग अलग स्टेशन आएंगे उस पर रुकने में कितना टाइम लग रहा है उसको कंसिडर नहीं करना, छोड़ दो उसको। इन्होंने बोला एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ना दो तरीके की ट्रेन होती हैं, हम जानते हैं। एक तो पैसेंजर ट्रेन होती है जो कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्लो चलती है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट चलती है। तो दो ट्रेन हो गई। तो यहाँ पर आप लिखें पैसेंजर ट्रेन और यहाँ लिखें एक्सप्रेस ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन। अब an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore। ठीक है। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उसको मैं बोल देता हूँ S1, और जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है उसको मैं बोल देता हूँ S2। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखिएगा। इन्होंने बोला इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है एक्सप्रेस की स्पीड। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को मान लो x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक्सप्रेस की स्पीड उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो कितनी हो गई x प्लस 11, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? दोनों ट्रेन सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। उन्होंने बोला कितना डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, मैसूर और बेंगलोर के बीच का ये डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। तो इधर भी 132 किलोमीटर। अब यहां पर आप टाइम निकालिए, तो T1 क्या हो जाएगा? अब यहाँ टाइम देखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो D1 अपॉन S1। तो T1 इज इक्वल टू D1 कितना है 132 अपॉन S1 कितना हो गया x। ऐसे ही यहां से इसमें टाइम निकालेंगे तो ये कितना हो गया D2 अपॉन S2। तो T2 कितना हो गया 132 अपॉन x प्लस 11। T1 और T2 दो टाइम्स आ गए। और इन्होंने ये बोला है कि an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है ऑब्वियस सी बात है कि जब इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये टाइम कम लेगी। कितना कम टाइम ले रही है ये? 1 घंटा कम। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो T2 है, और पैसेंजर ट्रेन का टाइम है T1। अगर T1 में, क्योंकि ये 1 घंटा ज्यादा लग रहा है इसमें टाइम, तो पैसेंजर को लग रहा है 10 घंटे, इसको लग रहा है 9 घंटे। तो ये जो 9 घंटे हैं T2, अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूं तो ये T1 के इक्वल हो जाएगा। समझ गए भाई? टाइम क्योंकि ये स्लो है, पैसेंजर ट्रेन स्लो है, तो इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसका टाइम है 10 घंटे यानी कि 10 आवर्स। एग्जाम्पल के तौर पर 10 घंटे बोल रहा हूँ।
तो इसका कितना 9 आवर्स, तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 के इक्वल हो जाएगा, तो T2 में 1 ऐड कर दिया तो T1 के इक्वल हो गया। ठीक। हम्म। बताओ भाई, बाकी बच्चे बताइए, ऑनलाइन वाले क्लियर है कि नहीं? यस सर। समझ गए Yes, इतना? sir. चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम। अब ये T2 क्या है, 132 अपॉन x प्लस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू T1 कितना है, 132 अपॉन x। ठीक है। तो अब जैसे ये +1 है, इसको यहीं रहने दो, इसको उस तरफ ले जाओ, ये आपकी मर्जी है, +1 को उधर ले जाएंगे -1 बन जाएगा। हम्म। हम्म। 132 अपॉन x प्लस 11 माइनस 132 अपॉन x इज इक्वल टू, +1 को उधर ले गए तो -1 बन गया। x प्लस 1 और x का एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 1 इंटू एक्स। अब ये x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 132x माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू -1। ठीक है। अब 132x माइनस 132x और माइनस 132 और 11 का अगर मल्टीप्लीकेशन करा तो 11 टू ज़ा 22, 2 कैरी आ गया, 11 3 ज़ा 33 और 2 35, 3 कैरी आ गया, 11 1 ज़ा 11 और 3 14 -1452 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर और 11 इंटू एक्स हो गया 11x इज इक्वल टू -1। -132x और +132x कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बचा माइनस का 1452 और x स्क्वायर प्लस 11x इधर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, तो -1452 इज इक्वल टू -x स्क्वायर -11x। इसको इधर ले आओ, तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब आपको क्या करना है, ये जो 1452 है, 1452 के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, ताकि समझ में आ जाए कि भाई इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी। इधर ही कर लो, ये 1452 है, 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1 हो गया, 2 6 जा 12, 726, फिर 2 से होगा, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 हो गया 1, 1 2 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा, अब ये 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब ये 11 से होगा, 11 11 जा 121, 11 1 जा 11, ये हो गया। तो अब इसको कैसे करूं, सर 44 और 33। बिल्कुल सही, 11 3 जा 33 और 11 इंटू 4 ये हो जाएगा 44, 44 माइनस 33 करेंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा, और 44 इंटू माइनस 33 माइनस का 1452, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452
इज इक्वल टू 0। इन पहले दो टर्म्स में से x ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 44। इन बाकी के दो टर्म्स में से माइनस 33 लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 44 इंटू x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 44, जिसको नहीं लेंगे क्योंकि x हमने क्या लिया, x हमने लिया पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हमने x माना, तो ये तो नहीं लेंगे। और यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सोचना क्या है कि इन्होंने बोला कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड पूछ रहे थे, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 33 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑफ that of express train is equal to x plus 11, यानी कि 33 plus 11 44 किलोमीटर पर आवर। 33 और 44 हो गया, बताइए क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं नेचर ऑफ रूट्स अभी करवा रहा हूँ स्टार्ट। 1 मिनट में आ रहा हूँ।
चलिए जी, अब इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। अगला टॉपिक देखिएगा, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में हमें देखना होता है कि डिस्क्रिमिनेंट, जैसे हमने अभी वो देखा था ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालते थे। नेचर ऑफ रूट्स में हम ये देखेंगे, वी नो दैट फॉर अ we know that for a quadratic equation we know that for a quadratic equation ax square plus bx, we know that for a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, the discriminant is calculated, the discriminant is calculated as d is equal to b square d is equal to b square minus 4ac। ठीक है, ये होता है। अब हमने ये कहा कि there can be three types of cases, there can be three types of cases, तीन तरीके के केसेस हो सकते हैं। क्या क्या? if there can be three types of cases, पहला केस है if d is greater than 0, if d is greater than 0 then the quadratic equation, फर्स्ट लिख लेना इसको फर्स्ट करके, if d is greater than 0 then the quadratic equation has two real and distinct, distinct का मतलब होता है अलग अलग, real and distinct roots। सेकंड लिखिएगा, if d is equal to 0 then the quadratic equation has two real and equal roots। तो पहले केस में क्या थे, रूट्स अलग अलग, है ना। अच्छा, रूट्स क्या होते हैं कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो x की वैल्यूज आती हैं वो दो ही तो वैल्यूज आती हैं, तो वो जो दो वैल्यूज हैं वो अलग अलग वैल्यूज होंगी। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो वो जो दोनों वैल्यूज हैं वो अलग अलग आएंगी, और जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर वो जो दोनों वैल्यूज हैं वो इक्वल आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, इसको बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स। उसके बाद थर्ड केस है, इफ d इज लेस देन 0
then the quadratic equation has then the quadratic equation has no real roots. ठीक है, उसके कोई रियल रूट्स नहीं होते एंड इट कांट बी सॉल्व्ड, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इट कांट बी सॉल्व्ड। अब ये जो नेचर ऑफ रूट्स हैं इन पे क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं वो देखिएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 16 है, पेज नंबर 89, एग्जांपल नंबर 16। पेज नंबर 89, एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल 16 में देखिएगा, एग्जांपल 16 में ये पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और पहले वो बोल रहे हैं कि उसका डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि आपको पहले डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर बताना है नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताएंगे, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो आप कह दोगे इट हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, हो गया। अगर डी इज इक्वल टू 0 है तो आप बोलोगे टू रियल एंड इक्वल रूट्स, लेस देन 0 है तो आप कह देंगे नो रियल रूट्स, ठीक है। सॉल्व कुछ नहीं करना, बस नेचर बताना है, रूट्स का नेचर क्या है। देखिए क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको इससे कंपेयर करना है, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 3, ये हो गई वैल्यू, a b और c की वैल्यू आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 टू द 8 3 द 24, तो d की वैल्यू आ गई -8, ठीक है। तो d की वैल्यू -8 आ गई, -8 का मतलब सॉरी, d की वैल्यू -8 आ गई, तो -8 का मतलब क्या है कि d इज लेस देन 0, तो हम ये कहेंगे सिंस d is less than 0, so the given quadratic equation has no real roots. इसके कोई रियल रूट्स होंगे ही नहीं, ठीक है, सही है। बस इतना ही करना था इसमें, बताइए जी, क्लियर है? अक्षत, इशिता, मोदित, न्यासा, प्राजक्ता, विदिशा, यस सर। बताइए Yes, क्लियर sir. है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर। एग्जाम्पल 16 था, एग्जाम्पल नंबर 17 देखेंगे। अच्छा, और अगर मान लीजिए ये है कि किसी भी इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये जो यहाँ लिखा है मैंने, सो इट कांट बी सॉल्व्ड, उस इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं करा जा सकता, वही क्वेश्चन को छोड़ देना है। अगर डी लेस देन 0 आ जाए तो लिख देना
डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, सो इट कांट बी सॉल्व्ड। इसके बाद अगला देखते हैं फिर। एग्जाम्पल नंबर 17 में दिया इन्होंने, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from two differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. ठीक है, is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? तो देखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनकर क्वेश्चन समझ में ही ना आया हो कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं, क्या चीज दे रखी है। देखो ऐसा है कि एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क दे रखा है। अब इस सर्कुलर पार्क में इन्होंने ये बोला कि दो ना डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं, गेट्स हैं सॉरी। तो ये इसका सेंटर हो गया, तो सेंटर से पास होने वाली जो कॉर्ड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर हो गया। तो डायमेट्रिकली अपोजिट यानी कि एक गेट तो यहाँ लगा हुआ है, इसको बोल दो ए, और इस पार्क का एक गेट जो है वो यहाँ लगा हुआ है, इसको बोल दो बी। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि ये जो दोनों गेट्स है ना, इन दोनों गेट्स से कुछ डिस्टेंस पर इस पार्क की बाउंड्री पर ही, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, एक पोल लगाना है, एक पोल लगाना है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि पोल यहां पर हो गया पी, तो ए को पी से ज्वाइन करो पहले, तो फिर बी को पी से ज्वाइन करो, कर दिया। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters। तो यानी कि ये जो AB है डायमीटर, ये दे रखा है 13 meters। Circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter। कुछ इस तरह से है कि ये जो AP है और ये जो BP है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 मीटर है। तो गिवन गिवन AP माइनस BP इज इक्वल टू 7 मीटर। अब आप क्या करिए, ये जो AP है ना, इसको x मान लो, x माइनस BP इज इक्वल टू 7 मीटर हो गया। तो अब यहाँ से BP की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x है और 7 को इधर ले आओ तो x माइनस 7, और माइनस BP को उधर ले जाओ तो ये BP हो गया। इट इम्प्लाइज दैट BP इज इक्वल टू x माइनस 7 क्या, मीटर। ठीक, तो ये आप समझ ही गए होंगे कि BP की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस 7। और बेटा ये लिख लो कि ये एंगल 90 डिग्री है। ऐसा क्यों है, ये दे नहीं रखा, रीजन बताइए। रीजन बताइए, किसी बच्चे को पता है भाई ये एंगल 90 डिग्री क्यों होगा? नहीं, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। भाई ये ए बी क्या है, ये ए बी डायमीटर है ना, तो डायमीटर के इस तरफ सेमी सर्कल, डायमीटर के इस तरफ भी सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में बनने वाला कोई भी एंगल हो वो 90 डिग्री ही होता है। समझ गए? बताओ भाई, ऑनलाइन वालों को याद आ गया? 9th में किया था, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। नोट करिएगा, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखें एंगल इन द सेमी सर्कल is always equal to 90 degree, is always equal to 90 degree। ये हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, ट्रायंगल APB में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो।
बाय पाइथागोरस थ्योरम AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब AP क्या है x, तो x का स्क्वायर, प्लस BP क्या है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB कितना है 13, 13 का स्क्वायर। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि यहाँ पर एक पोल ऐसा लगाया जाए कि ये x हो डिस्टेंस और ये x माइनस 7, मतलब इन डिस्टेंसेस का डिफरेंसेस वो 7 सेंटीमीटर 7 मीटर हो, क्या ये पॉसिबल है? तो हम ये देखेंगे कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी तो मैं ये कहूंगा कि यस ये पॉसिबल है। अगर ये नहीं हो पाएगी तो मैं कहूंगा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, सॉल्व कब हो पाएगी? बस d की वैल्यू लेस देन 0 ना आए, क्योंकि d लेस देन 0 पर ही सिर्फ इतना आ रहा है कि इट कांट बी सॉल्व। ठीक है, सिर्फ d लेस देन 0 ना आए, चाहे इक्वल टू 0 आ जाए चाहे ग्रेटर देन 0 आ जाए, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x और माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 में से 169 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बताओ कितना आएगा, माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से थ्रू आउट में 2 ले सकता हूँ, कॉमन कॉमन ले लिया, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये जो 2 है ये इधर चला गया, तो ये क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप ये देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही तो a होता है, और जो x का कोफिशिएंट है वो होता है b। तो a b और c तीनों आ गए हमारे पास। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 7 और c इज इक्वल टू माइनस का 60। तो d क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60, तो 49 और माइनस 4 इंटू माइनस 60 कितना हो गया 240। कितना हो गया 289, तो d की वैल्यू 289 आ गई विच इज ग्रेटर देन 0। तो हम बोलेंगे सो इट कैन बी, सो इट इज पॉसिबल टू डू सो, क्योंकि ये पोल इस तरीके से लगाया जा सकता है, ये कंडीशन ऐसा कर पाना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन हमारी सॉल्वेबल है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और उन्होंने बोला इफ यस एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। इफ यस, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यहां लिखिए बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है माइनस 7, तो माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, माइनस ऑफ माइनस 7 क्या हो गया प्लस 7 प्लस माइनस 289, किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये 17 का। 17। ठीक है, हाँ, तो ये 17 हो गया और अपॉन 2, तो 7x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 7 प्लस 17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 17 अपॉन 2। तो 7 प्लस 17 क्या होता है 24, 24 अपॉन 2 क्या होता है 12, तो x इज इक्वल टू 12 मीटर। और यहां से x इज इक्वल टू 7 माइनस 17 माइनस 5 आ रहा है ये, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव थोड़ी लेंगे हम। तो एक वैल्यू तो क्या आ गई x, यानी कि एक तो आ गया 12 मीटर और एक आ गया 12 माइनस 7 यानी कि 5 मीटर, तो 12 मीटर और 5 मीटर आ गया।
बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा देखिए, एक्सरसाइज 4.3 मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.3 आप लोगों को होमवर्क में करना है। काम अपना टाइम से कंप्लीट करिए, ठीक है। और मुझे शिकायत का मौका मत देना कि मैं घर पर मेरे को शिकायत करनी पड़े, ठीक। और जितना पॉसिबल हो रहा है, सभी बच्चों से कह रहा हूँ, जितना पॉसिबल हो सके आप लोग ऑफलाइन आइए। सोसाइटी में ही रहते हो सभी लोग, कोई बाहर वाला नहीं है, ठीक है। चलिए जी, एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। थैंक यू सर। Thank you, sir.